हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए WAD के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा इन द वन शॉट क्लास। तो इस क्लास में हम केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जो पूरा डिटेल सिलेबस नहीं करेंगे अपन, केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट का मतलब है कि इंटरनेट है ग्लोबल सिस्टम। एक इंटरनेट सर्विस है, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अपन बोल सकते हैं। एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करता है। और वो जो कनेक्टेड है वो कुछ प्रोटोकॉल्स और लिंक के थ्रू आप पे कनेक्टेड रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। इट यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड एक्सेस रिसोर्सेज। इनके लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। वहीं पे मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट को जो फीचर्स अपन देखें तो इंटरनेट ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ में लिया जाता है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, एक जगह से सारा जो नेटवर्क है उसको एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ में लेते हैं। इट यूज टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप वेबसाइट है तो वेबसाइट के थ्रू आप किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो सर्वर आप एज ए क्लाइंट है और वेबसाइट एज ए आपका सर्वर है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इट यूज टू सपोर्ट मल्टीपल सर्विसेज, लाइक आपका ईमेल है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे हम इंटरनेट का यूज़ में लेते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के अंदर छोटा सा डिफरेंस है कि इंटरनेट है एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज को एग्जीक्यूट किया जाता है। वहीं पे एक WWW है, एक सर्विस है जो इंटरनेट के ऊपर रन होती है विद द यूजिंग ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ पे वो इंटरनेट पे रन होती है। अब कौन कौन सी इंटरनेट सर्विसेज हैं उसके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। तो इंटरनेट सर्विसेज में सबसे पहले आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब है कि यदि आप एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल को अपलोड करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, आप सर्वर की बात कर लीजिए या नेटवर्क की बात कर लीजिए, तो वहाँ पर आपका जो यूज़ में लिया जाता है वो आपका FTP सर्वर यूज़ में लिया जाता है। वहीं पे आपका दूसरा आता है टेलनेट, जिसे अपन बोलते हैं टर्मिनल नेटवर्क। तो टर्मिनल नेटवर्क अलाउज टू रिमोट लॉगिन, जैसे कि आप एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के अंदर आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं, रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एनी डेस्क हो गया, ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट लॉगिन हो गया, इनके थ्रू आप दूसरे सिस्टम का एक्सेस अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपका टेलनेट के थ्रू किया जाता है। वहीं पे यूजनेट, यूजनेट इज़ यूज फॉर द डिस्कशन न्यूज़ ग्रुप्स। बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स को एक साथ एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ ब्रॉडकास्टिंग द मैसेजेस, मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन के लिए अपन यूज़ में लेते हैं, वहाँ पे यूजनेट यूज़ में आता है। वहीं आपका गोफर है, तो गोफर इज़ अ प्रोटोकॉल, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मेन्यू ड्रिवन रिटर्निंग डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है डॉक्यूमेंट्स की, इंडेक्सिंग जिसे अपन बोल सकते हैं, इंडेक्सिंग लिस्ट प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है WAIS, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर का मतलब होता है कि ये यूज़ में आता है जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में से डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना और रिट्राइव करना इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए अपन वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्की। तो आर्की एक अपन बोल सकते हैं सर्च इंजन की तरह यूज़ में लिया जाता है। इट यूज टू सर्च फाइल, मतलब ये फाइलों को सर्च करता है, फाइल्स को ढूंढ के देगा आपको FTP सर्वर के ऊपर से, वहाँ से फाइलों को एक्सेस करने के लिए आपका ये यूज़ में लिया जाता है आर्की। वेरोनिका इसी का पार्ट है। वेरोनिका गोफर मेन्यूज़ को एक्सेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। गोफर क्या करता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उस मल्टीपल डॉक्यूमेंट लिस्ट में से आपको किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करना है, देन यू शुड यूज़ वेरोनिका। तो आर्की यूज फॉर FTP सर्वर एंड वेरोनिका यूज फॉर द गोफर मेन्यूज़। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि ऐसे प्रोटोकॉल जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए जो यूज़ में लिया जाता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपका HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच या फिर एक वेबसाइट से सर्वर पर जब फाइलों को एक्सेस करते हैं तो वेब पेजेस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है,
तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, आप करते हो रिक्वेस्ट और आपको मिलता है रेस्पॉन्स। तो जो रेस्पॉन्स आपको प्रोवाइड मिल रहा है वो HTTP के थ्रू मिल रहा है। इसी का नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन है, सिक्योर वर्जन है, वो है आपका HTTPS। ये सिक्योरली SSL लेयर के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं FTP। FTP का फुल फॉर्म जैसे कि अपन ने देखा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट यूज टू ट्रांसफ़र फाइल, सपोर्ट अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स। फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। SMTP यूज फॉर सेंडिंग द मेल, ये फाइलों को सेंड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। वहीं पे POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP के वर्जन से POP3, ये रिसीव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एग्जाम्पल से अपन देख सकते हैं S फॉर सेंडिंग द मेल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। P का मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, आपको रिसीव कराता है फाइलों को, तो ये फाइल रिसीव करने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। वहीं पे अपन देखते हैं WWW, तो वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था। इसका जो डेवलपर है उनका नाम ध्यान रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने इसको डेवलप किया था। ये जो कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस और उनकी रिसोर्सेज को, मतलब ओवर द इंटरनेट वर्ल्ड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो फाइलें वगैरह जो रखी है, वेब पेजेस जो रखी है, इतनी सारी वेबसाइटें हैं, उन सब को एक्सेस करने के लिए जो यूज़ में आता है वो आपका WW यूज़ में आता है। कुछ एलिमेंट्स हैं WW के, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब पेजेस एंड URL। तो वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। वहीं पे वेब सर्वर है। वेब सर्वर आपका यूज़ में आता है किसी भी वेब पेजेस को या वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, उसकी फाइलों को स्टोर करना होता है, वहाँ पे अपन यूज़ में लेते हैं। तो बाद में बात करते हैं अपन वेब पेजेस की। तो वेब पेजेस इज़ द यूनिट ऑफ वेबसाइट। एक वेबसाइट का एक पर्टिकुलर जो पेज होता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ URL की। देखिए एक चीज़ होती है, एक तो होता है IP, एक होता है डोमेन और एक होता है आपका URL। ये तीनों यूज़ में आते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। IP एड्रेस नंबरिंग के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, 199.118.11, इस तरीके से आपका यूज़ में लिया जाता है IP एड्रेस। ये किसी पर्टिकुलर डोमेन को एक्सेस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि नंबरिंग याद करना ईजी नहीं होता है। वही डोमेन आपका पूरा www जो भी वेबसाइट का नाम है वो यूज़ में आता है। URL पर्टिकुलर पेज का, जैसे किसी पर्टिकुलर फाइल को आपको एक्सेस करना है तो HTTP www वेबसाइट का नाम, बाद में स्लैश, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम, बाद में उसका एक्सटेंशन, इस तरीके से जो यूज़ में लिया जाता है वो URL होता है। तो वेब ब्राउज़र मैंने आपको बताया, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि HTML वगैरह को इंटरप्रेट करने के लिए, टेक्स्ट को दिखाने के लिए और हैंडल द यूज़र इंटरेक्शंस, वहाँ पे हम इसको यूज़ में लेते हैं। बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जो कि आपका गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सारे क्या हैं आपके ब्राउज़र यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेब सर्वर की। वेब सर्वर फाइल को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और वेब पेजेस को डिलीवर करने के लिए क्लाइंट तक हम यूज़ में लेते हैं वेब सर्वर का। ये अपाचे, NGX, IIS, बहुत सारे सर्वर जो आपके अवेलेबल होते हैं फाइलों को एग्जीक्यूट कराने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर इंटरमीडिएट होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जब क्लाइंट और सर्वर जब एक्सेस करते हैं, फाइलों को एक्सेस करते हैं, इनके बीच में जो इंटरमीडिएट जो एक सर्वर होता है, इस सर्वर को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटी को मैनेज करके चलता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है और कंट्रोल करता है एक्सेस को। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। वेब सिक्योरिटी मतलब जब भी अपन वेबसाइट को एक्सेस करें तो कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। उनमें सबसे पहले आता है कुकीज़। कुकीज़ का एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल का रिकॉर्ड होता है जो आपके क्लाइंट सिस्टम, मतलब कि आपके ब्राउज़र के अंदर स्टोर किया जाता है। ब्राउज़र में आप इसको स्टोर करते हैं। सेशन कुकीज़ होती है, परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। ये परमानेंट स्टोर होती है। सेशन कुकी अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग ये डिलीट हो जाती है। तो इनको स्टोर करने के लिए आपके सिस्टम में होती है, ब्राउज़र में होती है, थोड़ा सा रिस्की होता है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब है एज अकॉर्डिंग अपन नाम देख सकते हैं वॉल, एक वॉल की तरह ये काम करती है सिस्टम के बीच में और सर्वर के बीच में। एक वॉल का काम करेगी कि अनऑथोराइज्ड यूज़र यहाँ पे नहीं आ सकता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, फायरवॉल का यूज़ में लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे डेटा के लिए। जो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, लाइक आपका OTP, पासवर्ड,
या जो भी आपका लॉगिन आईडी वगैरह है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को सिक्योर करते हैं। एग्जीक्यूटिव एप्लेट एंड स्क्रिप्ट, मतलब कुछ स्क्रिप्ट और एप्लेट हम यूज में लिखते हैं लाइक प्लगइन, ठीक है। कुछ आपको टाइमिंग वगैरह प्रोवाइड कराना है, स्लाइडर वगैरह प्रोवाइड कराना है, जावा स्क्रिप्ट के कुछ कोड आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो वो सारा स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपन करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ब्लॉकिंग द सिस्टम। ब्लॉकिंग का सिस्टम का मतलब होता है कि अगर इंटरनेट के थ्रू आपके पास कोई मालवेयर आ रहा है तो उसको रोकना, उसको स्टॉप करने की जिम्मेदारी आपके सिस्टम की होती है विद द यूजिंग ऑफ एंटीवायरस एंड अदर मेलिकुलस एप्लीकेशन ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर। तो इनके थ्रू हम ये काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। यूनिट फर्स्ट में से आपके पास आने वाले क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। तो इंटरनेट जस्ट लाइक इज ए रोड एंड www लाइक जस्ट लाइक इज ए कार विच रन ऑन इंटरनेट। मतलब इंटरनेट एक हाईवे है, वहाँ पे चलने वाली कार क्या है, www। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पे सर्विसेज में जो www आपकी वर्क करती है। HTTP का वर्किंग मॉडल, कुकीज एंड फायरवॉल एंड रोल ऑफ वेब सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर। तो आपका यूनिट फर्स्ट ये थोड़ा अपन ने देखा। यहाँ पे मैं पूरा कोर्स नहीं बता रहा हूँ, केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट के हिसाब से आप इसको देखिएगा। यूनिट सेकंड की मैं बात करूँ तो यूनिट सेकंड में आपका आता है HTML फंडामेंटल। इसको हम एकदम शॉर्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ HTML क्या होता है। तो HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए आपका यूज़ में ली जाती है। वेब पेजेस जो वेबसाइट का एक पार्ट होता है, वेबसाइट की एक यूनिट होती है, सिंगल यूनिट जो पेज होती है, उनके लिए हम यूज़ में लेते हैं। वेबसाइट दो तरीके की होती है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट विदाउट डेटाबेस और डायनेमिक वेबसाइट विद डेटाबेस। तो HTML जो होती है स्टैटिक वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज़ में ली जाती है। वहाँ पर केवल जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो डिज़ाइन करेंगे, लेआउट जो डिज़ाइन करेंगे वो आपका HTML के थ्रू आपका डिज़ाइन किया जाता है। ये इजी टू लर्न होती है, कोई भी एरर नहीं आता। सबसे पहली बात इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी आप सर्वर पे आप इसको चला सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे विंडोज़ पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है। आपका CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर ये यूज़ में लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं HTML5, जो इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। तो HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। तो HTML के अंदर सबसे पहले सिमेंटिक एलिमेंट्स इसमें यूज़ में लिए गए हैं, ऑडियो एंड वीडियो सपोर्ट यूज़ में लिए गए, बेटर फॉर्म कंट्रोल्स यूज़ में लिए गए, मोबाइल फ्रेंडली मतलब वेब रेस्पॉन्सिव है ये सिमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो नाम से ही हम उसको समझ सकते हैं। तो HTML पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए टैग क्या होते हैं। टैग होते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाने वाले कमांड है, जो ब्राउजर के थ्रू अंडरस्टैंड किए जाए, वो आपके टैग कहलाते हैं। टैग दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका ओपनिंग टैग और एक होता है आपका क्लोजिंग टैग। जो ओपनिंग टैग इस तरीके से और क्लोजिंग टैग आपका इस तरीके से इसको क्लोज किया जाता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ टैग। बट वर्किंग जो होती है टैग की दो तरीके से है, एक तो आपका एम्प्टी टैग है और एक आपका है कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग जिसको ओपन करने के बाद में क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपका BR, HR, ये सारे एम्प्टी टैग है। कंटेनर टैग जिसको ओपन करने के बाद में क्लोज करने की रिक्वायरमेंट हो, वो आपके कंटेनर टैग कहलाते हैं। जैसे कि आपका फॉर्म हो गया, HTML हो गया, ये सारे कंटेनर टैग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो HTML क्या है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ये आपका DOC टाइप, ये आपको बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का है। HTML इज द रूट एलिमेंट, जो एलिमेंट ओपन हुआ है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। हेड सेक्शन जो होता है ये आपका मेटा डेटा प्रोवाइड कराता है। मेटा डेटा का मतलब है कि ऐसे डेटा जो वेबसाइट का SEO वगैरह करने के लिए, लिंक वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, स्टाइलिंग वगैरह लिखने के लिए जो यूज़ में आ रहे हैं वो आपका यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बॉडी सेक्शन जो विजुअल पार्ट होगा, जो कंटेंट आपका शो करेगा, वो आपका कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका प्रोवाइड करेगा बॉडी सेक्शन। यहीं पे H1 और P टैग, ये आपके टैग्स है जो कि HTML के फॉर्मेटिंग टैग के अंदर अपन यूज़ में लेते हैं। HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML एलिमेंट का मतलब होता है कि आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ कंटेंट लिखा होता है, तो वो आपका कहलाता है एलिमेंट। लाइक मैंने लिखा टाइटल लिखा, टाइटल के बाद में कुछ भी टाइटल लिख दिया और टाइटल को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ये मेरा क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। और एट्रीब्यूट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो टैग की वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, मतलब टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराते हैं।
लाइक इमेज है तो इमेज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एसआरसी, उनकी हाइट होगी, विड्थ होगी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराते हैं टैग के बारे में, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो सिमेंटिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट है जिनके नाम के थ्रू अगर वो आपको क्लियर करते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आपको पता चलता है, तो आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। लाइक हेडर है तो हेडर का मतलब कि जो हेडिंग के लिए, हेडर पार्ट के लिए जो यूज़ में आएगा, जैसे कि ये पेज है तो इसके ऊपर आपका जो लोगो वगैरह हो गया, आपके नाम वगैरह हो गया, इनके लिए जो यूज़ में आ रहा है वो हेडर पार्ट हो गया। इसी के बाद में ये नेविगेशन, मतलब जो मेन्यू के लिए यूज़ में आ रहा है। सेक्शन का मतलब कि आप कुछ सेक्शन बना रहे हो, उसके अंदर स्लाइडर वगैरह, ठीक है, साइड वगैरह, साइड टू ये बना रहे हो। आर्टिकल मतलब कुछ कंटेंट आप लिख रहे हो, और फुटर के अंदर आप कुछ लास्ट पार्ट के अंदर कुछ कॉपीराइट वगैरह देते हो, तो वहाँ पे यूज में आते हैं। ये क्या करते हैं, एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर रीडेबिलिटी के लिए और एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। कुछ ऐसे टैग जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, उनके डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो H1 to H6 कुछ हेडिंग टैग्स है। H1 की साइज सबसे बड़ी होती है, H6 की साइज सबसे छोटी होती है। वहीं पे पैराग्राफ टैग, कुछ टेक्स्ट लिखना आपको बड़ा, कुछ पैराग्राफ आपको प्रोवाइड कराना है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पैराग्राफ टैग का यूज में लोगे। बोल्ड, किसी टैग को स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कराना, लाइक इस तरीके से का आपको जैसे टैग लिखा हुआ है इस तरीके से बोल्ड आपको दिखाना है, देन बोल्ड टैग यूज में लोगे। इसी का दूसरा पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग यूज फॉर एसईओ एंड बोल्ड इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग। एंड इटैलिक ईएम भी इसी का पार्ट होता है। एम्फेसिस टैग्स, आई के अंदर, जैसे आई के अंदर आप कुछ लिखोगे और वो आप जब लिखोगे तो इटैलिक थोड़ा सा तिरछा ये टेक्स्ट को शो करेगा। अंडरलाइन, कोई भी टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन दिखाना चाहते हो तो वहाँ पे अंडरलाइन का यूज में लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे मेरे को लिखना है H2O, ऊपर अगर 2 लिखना है देन मैं क्या यूज में लूंगा, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर का मतलब ऊपर, और H2O अगर नीचे लिखना है देन मैं क्या यूज में लूंगा, सब स्क्रिप्ट। इस तरीके से टेक्स्ट को अपन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यूज में आता है लिंकिंग। तो लिंकिंग के लिए अपन यूज में लेते हैं एंकर टैग। ए टैग इज यूज फॉर एंकर। इसी का दूसरा पार्ट होता है HREF प्रोवाइड कराता है, इसका एट्रीब्यूट है जो कि इसका सोर्स होता है उसको डिफाइन करता है कि ये पेज कहाँ पर ओपन होगा, इसका सोर्स क्या है, इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे ओपन होना चाहिए। टारगेट आपका प्रोवाइड कराता है कि आपका पेज कौन सी विंडो के अंदर ओपन होना चाहिए, इसी विंडो में होना चाहिए, नई विंडो में होना चाहिए, या नई टैब के अंदर होना चाहिए। टाइटल का मतलब होता है जब आप उसके ऊपर होवर करेंगे माउस को उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर, जैसे क्लिक केयर के ऊपर मैं जब होवर करूंगा तब मेरे को क्या शो होना चाहिए, इट इज प्रोवाइडेड बाय टाइटल। इमेज के लिए मैं यूज में लेता हूँ IMG टैग, जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं उसके SRC का मतलब होता है उसका सोर्स ऑफ इमेज, कहाँ से फोटो ली जा रही है, उसका URL वगैरह। ALT का मतलब होता है कि उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज लोड ना हो तो वहाँ पे क्या टेक्स्ट आना चाहिए। विड्थ जो भी इमेज है उसका इस तरीके से अगर वो डायमेंशन मेरे को प्रोवाइड कराना है तो विड्थ हो जाएगा, और अगर मेरे को उसका वर्टिकल प्रोवाइड कराना है देन मैं हाइट प्रोवाइड करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होता है, कोई भी लिस्ट आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है सिक्वेंशियल या अनसिक्वेंशियली अगर आपको प्रोवाइड कराना है देन यू शुड यूज लिस्ट। लिस्ट के 2-3 प्रकार की होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 के अंदर अगर आपको डेटा प्रोवाइड कराना है देन आप यूज में लोगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल के साथ, और इसी के जो डेटा आइटम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है LI के साथ, कि लिस्ट आइटम के साथ। ओवल करता है कि 01 या 10 1 2 3 रोमन के अंदर ABCD के अंदर जो भी डेटा होता है, ABC हो गया, रोमन के अंदर हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो डेटा प्रोवाइड कराएगा वो ऑर्डर्ड के अंदर होगा। अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होती है UL के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम होगा यहाँ पे भी LI के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो लिस्ट होगी स्क्वायर के अंदर, सर्किल के अंदर, बुलेट्स के अंदर फॉर्मेट करने के लिए यूज में ली जाती है। इसी के साथ में होती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट किसी भी ऑब्जर्वेशंस को अगर आप प्रोवाइड करानी है, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे HTML के बारे में, PHP के बारे में, इस तरीके से अगर मेरे को प्रोवाइड करानी है देन मैं यूज में लूँगा डेफिनेशन लिस्ट। तो उसके लिए मैं यूज में लेता हूँ DL, और DT जो होता है मेरा ये डेटा टर्म होती है, और DD उसकी डेफिनेशन। जैसे ये एक के लिए हो गया, ऐसे PHP के लिए वापस मैं यहाँ PHP लूँगा और हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लिखूँगा, और DL को मैं लास्ट में क्लोज कर दूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे DL लिस्ट यूज में लेता हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं HTML टेबल्स। HTML टेबल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको डेटा को
अगर आपको डेटा रो एंड कॉलम के अंदर अगर आपको शो करने हैं, देन आप क्या करोगे, टेबल्स का यूज में लोगे। तो उसके लिए टेबल टैग यूज में लिया जाता है, पर्टिकुलर रो को रिप्रेजेंट करने के लिए TR, और टेबल हेडिंग को प्रोवाइड कराने के लिए TH में यहाँ पे यूज में लेता हूँ। HTML फ्रेम और आई फ्रेम क्या होती है, इसके बारे में हम देखें तो HTML फ्रेम का मतलब होता है कि कोई भी विंडो होती है, उस विंडो को मेरे को मल्टीपल पार्ट्स में अगर डिफाइन करना हो, देन मैं क्या यूज में लूँगा, फ्रेम यूज में लूँगा। तो फ्रेम का पुराना जो टैग था वो फ्रेम सेट यूज में लिया जाता था। फ्रेम सेट के अंदर मैं रो या कॉलम के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद में मेरी आती थी फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 4, जितनी भी फ्रेम थी मैं फ्रेम प्रोवाइड करा उसका। ये मेरा फ्रेम सेट के अंदर यूज में लिया जाता था, पर ये आजकल यूज में नहीं आता है। आजकल इनलाइन फ्रेम यूज में ली जाती है, जिसको मैं बोलता हूँ आई फ्रेम। आई फ्रेम के थ्रू एक लाइन के अंदर अपन कोई भी फ्रेम है वो प्रोवाइड कराना चाहते हैं, देन आई शुड यूज आई फ्रेम। इस SRC इसका एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर उसका जो डेस्टिनेशन है वो प्रोवाइड कराया जाता है, सोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के साथ में HTML फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसे फॉर्म या इनपुट जिनके थ्रू अपन HTML के अंदर इनपुट ले सके, यूजर से डेटा को इनपुट कलेक्ट कर सके, उसके लिए HTML फॉर्म यूज में लिया जाता है। फॉर्म के लिए जो टैग होता है वो फॉर्म टैग होता है। इसके फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक नेम, ये यूनिक नेम प्रोवाइड कराता है। मेथड होता है, ये डेटा किस तरीके से जाएगा, गेट या फिर पोस्ट के थ्रू डेटा जाएगा। गेट के थ्रू अगर डेटा जा रहा है, दैट मीन्स डेटा आपका URL में शो होगा। पोस्ट के थ्रू जो डेटा जाएगा URL में शो नहीं होगा। एक्शन जो होता है, एक्शन ये प्रोवाइड कराता है किस पेज के ऊपर ये डेटा जाएगा। जैसे save.php पे मेरे को डेटा भेजना है, तब मैं क्या यूज में लूँगा, एक्शन यूज में लेता हूँ। उसके बाद फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक इनपुट। इनपुट क्या करता है, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनपुट यूज में लूँगा। यहाँ पे मैं कुछ भी इनपुट टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया जो होता है, टेक्स्ट एरिया के अंदर कोई भी एड्रेस वगैरह मैं डालता हूँ तो उसके लिए इनपुट टेक्स्ट एरिया हो जाता है। सेलेक्ट, मेरा कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है मेरे को, उसके लिए यूज में लेता हूँ। ऑप्शन, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। बटन, सेट और रिसेट होते हैं, बटन होते हैं जिनके थ्रू मैं डेटा को एक सबमिट कर सकता हूँ। लेबल जो होता है, लेबल एक लीजेंड होता है कि भाई जो भी आप इनपुट करा रहे हो उसके पहले आप क्या लिखना चाहते हो, वो लेबल यूज में लिया जाता है। बहुत सारी इनपुट टाइप लगेगी। इनपुट टाइप है मेरे पास टेक्स्ट, मैंने आपको बताया। पासवर्ड जैसे अगर आप लिखेंगे तो आपका डॉट फॉर्मेट के अंदर ये शो करेगा, आपको शो नहीं करेगा। ईमेल, तो ईमेल प्रोवाइड कराने के लिए @ सिंबल के साथ में मैं यूज में लेता हूँ। रेडियो बटन के अंदर मैं केवल एक बटन को ले सकता हूँ। जैसे मेरे को या तो मेल लेना है या फिर फीमेल चूज करना है, तो मैं इसके लिए यूज में लेता हूँ रेडियो बटन। चेक बॉक्स, मेरे को मल्टीपल वैल्यूज अगर सेलेक्ट करनी हो, जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट है उनको चूज करने के लिए मैं चेक बॉक्स लेता हूँ। सबमिट और रीसेट बटन, फॉर्म के लास्ट में लगाते हैं अपन सबमिट। तो सबमिट अगर मैं प्रेस करता हूँ तो फॉर्म का जो भी डेटा है वो पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर चला जाता है। रीसेट बटन क्या करता है, उस फॉर्म को क्लियर करने के लिए मैं यूज में लेता हूँ। बाद में अपन बात करते हैं HTML फॉर्म वैलिडेशन की। तो HTML फॉर्म वैलिडेशन है, HTML फॉर्म वैलिडेशन आपका यूज में लिया जाता है किसी भी फॉर्म का डेटा करेक्टली इनपुट हुआ या नहीं हुआ, उसके रिक्वायर्ड फील्ड हुए या नहीं हुए। ईमेल वैलिडेट करने के लिए, पैटर्न वैलिडेट करने के लिए मैं यूज में लेता हूँ। अगर आप रिक्वायर्ड कीवर्ड अगर यूज में लेते हैं, दैट मीन्स वो फॉर्म फिल करना आपको मैंडेटरी हो जाता है। ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया की बात करूँ तो ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के थ्रू आप किसी भी HTML के अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं। इमेजेस PNG, JPG, SVG, GIF, ये इमेजेस आपकी हो सकती है। PNG की फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है, ठीक है। JPG की फुल फॉर्म जॉइंट पिक्चर ग्रुप होती है। SVG की स्केलर वेक्टर ग्रुप होती है। GIF की ग्राफिकल एम्बेडेड फॉर्मेटिंग इंटरचेंज फॉर्मेटिंग होती है। तो ये यहाँ पे यूज में ली जाते हैं। मल्टीमीडिया की बात करूँ तो आप यहाँ पे ऑडियो और वीडियो भी आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। ऑडियो और वीडियो भी यहाँ पे यूज़ में आ सकते हैं। आपके HTML के अंदर आपको वीडियो टैग लगाना चाहते हैं, वीडियो शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो टैग आप यूज़ में लेंगे। उसके जो कंट्रोल्स हैं, बटन वगैरह, हाइट एंड विड्थ, वो आप कंट्रोल्स में प्रोवाइड कराएंगे। ऑडियो के अंदर आप ऑडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था HTML के बारे में। अब लास्ट में आता है वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि भाई वेबसाइट किसके लिए बनानी है, कैसे बनानी है, क्या थीम होगा, फिजिबल स्टडी वगैरह, आप उसके बारे में देखते हैं। नेविगेशन डिज़ाइन, उसकी मेन्यू क्या रहेगी, क्या क्या कंटेंट रहेगा उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप नेविगेशन डिज़ाइन के अंदर देखते हैं।
थीम सिलेक्शन के अंदर उसका कलर वगैरह जो कलर सिलेक्शन होता है वो चीज़ आप चेक करते हैं। पेज स्ट्रक्चर, कितने पेजेस लेने हैं, कौन से पेज पे क्या कंटेंट रहेगा, अबाउट पे पेज पे क्या रहेगा, डायरेक्टर पेज पे क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें पेज स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। डेवलपमेंट के अंदर आप टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है, लाइक आपने HTML प्लस CSS जावा स्क्रिप्ट तो यूज में ले रहे हैं, साथ में PHP ASP JSP कौन सी आप यूज में ले रहे हैं। बाद में आप उसको टेस्ट करते हैं वेबसाइट के एवरी पेजेस आर वर्किंग गुड एंड नॉट एक्यूरेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ आप देखते हैं। लास्ट में आप उसको पब्लिश करते हैं विद द यूजिंग ऑफ होस्टिंग, आप यहाँ पे होस्टिंग के थ्रू उसको पब्लिश कर देते हैं। एक वेबसाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं आपको बताया कि वेबसाइट का जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे आप लोगो वगैरह लगाते हैं वो होता है आपका हेडर पार्ट। उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है नेविगेशन बार, जहाँ पे आप मेन्यूज वगैरह लगाते हैं। कंटेंट, जहाँ पे आप कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, ये साइड बार होती है जहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह आर्टिकल्स वगैरह आप लिख सकते हैं। बाद में होता है फुटर, जहाँ पे आप कॉपीराइट वगैरह एड्रेस वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं, ये फुटर पार्ट होता है। लास्ट में होता है वेबसाइट को पब्लिश करना और पब्लिकाइजिंग करना, ये इसका काम होता है। पब्लिशिंग का मतलब होता है फाइल्स को अपलोड करना सर्वर के ऊपर विद द यूजिंग ऑफ FTP। वेबसाइट को होस्ट करना, होस्ट करने पे अपने को 3 चीज़ें मिलती है। देखिए भाई, एक तो होता है वेब सर्वर जो वेबसाइट को रन कराता है, जो भी सर्वर सारी स्क्रिप्टिंग अपन यूज में लेते हैं। एक होता है आपका फाइल सर्वर जो फाइलों को स्टोर करने के लिए आपका यूज में लिया जाता है। और एक होता है डेटाबेस सर्वर, जो भी आप डेटाबेस यूज में लो उसको एक्सेस करने के लिए ये यूज में लेते हैं। और इन्हीं के साथ में आपको लेना पड़ता है डोमेन, जो कि आपकी वेबसाइट की एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके थ्रू आप ओपन करते हैं। लाइक मैं dgशिक्षक.com मैंने किया तो वो मेरा डोमेन हो जाता है। ऐसे में SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करता हूँ वेबसाइट को, तो वो पब्लिकाइजिंग हो जाता है कि मतलब उसको सर्च इंजन, मतलब आप गूगल के अंदर नाम लिखते ही आपकी वेबसाइट है, वो SEO कराता है। सोशल मीडिया, मतलब आप उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पे आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन का काम ये कहलाता है। सर्च इंजन के अंदर 3 चीज़ें होती है भाई, एक तो होता है आपका इंडेक्सिंग, एक होता है क्राउलिंग और एक होता है रैंकिंग। ये तीनों चीज़ें यूज में ली जाती है। अकॉर्डिंग टू कीवर्ड उसको इंडेक्स किया जाता है। क्राउलिंग के अंदर उसको देखा जाता है कि भाई वो कहाँ पे मिल रहा है, और उसको हिट रेशियो के अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग दी जाती है। तो इन तीनों चीज़ों के थ्रू अपन उसको एक्सेस करते हैं। तो ये था अपना यूनिट सेकंड तक का पार्ट। यूनिट सेकंड तक अपन इसको कवर किया। यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में सेकंड एक और पार्ट है, इसका पार्ट 2 है, उसके साथ में अपलोड करूँगा अभी, क्योंकि ड्यू टू लिमिट आधे आधे घंटे के अपन दोनों वीडियो अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड करूँगा थोड़ी देर बाद में। सो थैंक यू। आप 2 वीडियो इसमें देखिए, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जो दोनों कंटेंट हैं, मैं इससे पहले के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ से आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का जो वन शॉट है वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। डिटेल में नहीं है, एकदम शॉर्ट में मैंने बताया जो कंटेंट है उनका ओवरव्यू मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। 30 मिनट की क्लास है, वहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिट थर्ड, क्योंकि दोनों एक साथ बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि ड्यू टू अपलोड एंड यूजर्स के लिए थोड़ा सा नहीं रहता है। जिसको जो कंटेंट देखना है वो इसमें से देख सकता है। तो और सबसे बड़ी बात, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फर्स्टली, बिकॉज आपका जो व्यूज़ है उसी के अकॉर्डिंग मैं मोटिवेट होऊंगा। सो चलते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यूनिट थर्ड अपन देखते हैं जिसमें आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS, वर्डप्रेस एंड आपका बूट स्टेप के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CSS क्या होती है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट यूज टू कंट्रोल प्रेजेंटेशन, लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ द वेब पेजेस विच रिटर्न इन HTML। मतलब HTML में जो लिखे हुए पेजेस हैं उन पेजेस का लेआउट, उनका अपीरियंस, उनका जो डिज़ाइनिंग वगैरह, उसको चेक करने के लिए, उसको बनाने, उसको शो करने के लिए मैं क्या यूज़ में ले रहा हूँ, यहाँ पे CSS यूज़ में लेता हूँ। तो देखिए CSS का इतना सा यूज़ है। HTML क्या करता है, एक सिंपल बिल्डिंग बना के देता है अपन को, पर CSS क्या करेगा, उसको डेकोरेटिव करके देगा, उसको कलर वगैरह प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं CSS को। तो CSS इसलिए आपका रिक्वायर्ड है। इट्स सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। जो कंटेंट होता है, कंटेंट को थोड़ा सा विजुअली सुंदर दिखाने के लिए आपका जो यूज़ में लिया जा रहा है वो आपका यूज़ में लिया जाता है।
अब ये क्यों रिक्वायर, सबसे पहली बात इसको प्रेजेंटेशन से रिप्लाई थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, इम्प्रूव द पेज अपीयरेंस, पेज को अच्छा दिखाने के लिए, रिड्यूस द कोड रिपीटेशन, एक ही चीज़ के लिए बार बार अगर मैं लिखूंगा तो उसको हटाने के लिए मैं एक्सटर्नल CSS यूज में ले सकता हूँ। इनेबल रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, हर डिवाइस के अंदर आपका चले उसके लिए मैं यूज़ में लेता हूँ। अब CSS क्या होती है, CSS आपका जो बनाते हैं डॉट CSS के थ्रू अपन इसको बनाते हैं, 3 तरीके से होता है ये, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। पहले CSS की सिंटैक्स देखते हैं। जब भी CSS यूज में लेते हैं तो CSS में एक आता है सेलेक्टर, मतलब किसके ऊपर अपन CSS अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा तो प्रॉपर्टी, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब क्या कलर करना है, कौन सा टेक्स्ट डेकोरेट करना है, क्या करना है, वो चीज़ ये बताता है। व्हाट बताता है ये वाला। और उसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू जो बताता है, वैल्यू के अंदर मतलब उसका कलर, कौन सा कलर देना, रेड देना है, तो रेड ये बताता है। जैसे H1 है, H1 यहाँ पे सेलेक्टर है, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर आपका कलर और फ़ॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है, वैल्यू के अंदर ब्लू और 24 पिक्सल ये मैंने इसकी वैल्यू के अंदर यूज़ में लिया है। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड का H1 में जो भी लिखा रहेगा उसका कलर आ जाएगा ब्लू और फ़ॉन्ट साइज की हो जाएगी 24। ये 3 टाइप की CSS हमारे पास यूज़ में आती है। CSS का जो 3 तरीके से होता है, एक होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब होता है केवल पर्टिकुलर उसी पेज के लिए, केवल उसी पेज के लिए, मतलब उसी पेज, सॉरी, उसी एक पर्टिकुलर टैग के लिए अगर मैं CSS अप्लाई करता हूँ, देन आई यूज इनलाइन CSS, केवल उसी के लिए अप्लाई होगी, किसी अनदर को ये अप्लाई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर दूसरा H1 लिख रहा हूँ मैं तो नेक्स्ट H1 के लिए अप्लाई नहीं होगी, ये रीयूजेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए मैं स्टाइल टैग यूज में लूँगा, जो कि हेड सेक्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे ये टैग लिखा, इसके अंदर ये मेरा सेलेक्टर हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी की तरह मैं एक्सटर्नल CSS, अगर मेरे पास बहुत बड़ा वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, उस सब के लिए मैं CSS लिखना चाहता हूँ, तो एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा .css, के साथ में इसको सेव करूंगा, लिंक REL, मतलब लिंक टैग के जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है वहाँ मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, लिंक REL लिख के स्टाइल शीट अप्लाई करनी है। कौन सी स्टाइल शीट, जो भी स्टाइल शीट का जो जहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो URL में प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ पे लिखे हुए सारे कोड उस पर्टिकुलर पेज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मेरे को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तो मैं पर्टिकुलर CSS फाइल में जाऊंगा, वहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इजीली इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। इट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेबल मेथड। नेक्स्ट अपन देखते हैं CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला आता है एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब पर्टिकुलर टैग को अगर आप यूज में ले रहे हो सेलेक्टिंग के लिए, तो वहाँ पे अपन क्या यूज में लेते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर यूज में लेते हैं। जैसे कलर, उसका वैल्यू दे दी। क्लास क्या होती है, क्लास मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हो, देन आप क्या यूज में लेते हो, क्लास को। इसको डॉट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे डॉट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। और आईडी जो है, आईडी आपका यूज में लिया जाता है विद यूजिंग हैश। किसी एक को ही आप, यूनिक एलिमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, देन आप क्या यूज में लोगे, आईडी को यूज में लोगे। इसी तरह ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर का मतलब होता है बहुत सारे को एक साथ अगर आपको अप्लाई करना, जैसे H1 H2 और P, सबको मेरे को एक ही फॉन्ट फैमिली देनी है, देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर यूज में लूँगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर की मैं बात करूँ तो मतलब पूरे वेब पेज के अंदर अप्लाई करना है, जैसे मार्जिन एंड पैडिंग, जितने भी टैग है, जितने भी क्लासेज है, जितने भी एलिमेंट है, सबको मेरे को पहले ही डिसाइड करना है कि ये वाली चीज़ रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, यूनिवर्सल यूज, मतलब यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट किया जाता है एस्ट्रिक सिंबल के थ्रू। उसके बाद में बात करते हैं अपन CSS बॉक्स मॉडल की। तो CSS बॉक्स मॉडल में इस तरीके से आपको समझाना चाहूँगा, कोई एक डिव है, उस डिव के अंदर क्या होता है, अपन बॉर्डर यूज में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका जो बाहर का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन, कि भाई कितनी दूर रहेगा, ये कहलाता है इसका मार्जिन। और इसके इंटरनल जो स्पेस होता है, इस इंटरनल स्पेस को अपन बोलते हैं पेडिंग, ये कहलाता है आपका पेडिंग। और यहाँ पे जो बीच में प्रोवाइड होता है, ये होता है आपका कंटेंट। तो यही चीज़ बॉक्स मॉडल कहलाती है कि भाई कंटेंट, पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, इन सब को यूज में लेते हुए जब आप वर्क करते हैं, देन ये कहलाता है आपका बॉक्स मॉडल। जैसे कि ये एग्जांपल लिया हुआ है, मार्जिन इसका क्या है, 10 पिक्सल, ये बॉक्स बनाया है मैंने, इसकी मार्जिन क्या है, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल इधर से होगी, 10 पिक्सल इधर से होगी। बॉर्डर कितनी है, ये 2 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर होगी 2 पिक्सल, तो चारों तरफ से 2 पिक्सल की मैंने बॉर्डर यहाँ पे यूज में ली है। इसी तरीके से मैंने पेडिंग यूज में ली, पेडिंग मेरी 15 पिक्सल, मतलब हर तरीके से हर तरफ से 15 पिक्सल मैंने
यूज़ में ली है, सब तरीके से 15 पिक्सल यूज़ में आ रही है। और कंटेंट जो मेरा है, कंटेंट मैंने हाइट वेट दी नहीं है इसकी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ में ली है। कंटेंट भी जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, हाइट एंड विड्थ में अगर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, यहाँ पे वो कंटेंट आ गया मेरा, इस तरीके से कंटेंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ में आती है। अब इसमें पूछा जाता है एक्चुअल हाइट और एक्चुअल विड्थ क्या होती है, तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है। तो एक्चुअल हाइट के अंदर क्या होगा, आपका टॉप की मार्जिन पेडिंग, या टॉप की मार्जिन, टॉप की पेडिंग, ठीक है, और बाद में उसका एक्चुअल हाइट और बॉटम की मार्जिन और पेडिंग, ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करके, और बॉर्डर को, इन सबको प्लस करके अगर आप जो विड्थ लाते हो वो आपका कर रहा है एक्चुअल हाइट। और विड्थ अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो विड्थ के अंदर सेम एज इट इज, लेफ्ट राइट की बॉर्डर, मार्जिन और पेडिंग, इन तीनों चीज़ों को आप ऐड करोगे और एक्चुअल जो विड्थ है उसको भी ऐड करोगे, तो वो आपका एक्चुअल विड्थ कहलाती है यहाँ पर। अब टेक्स्ट स्टाइलिंग की बात करें तो टेक्स्ट स्टाइलिंग है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज में आती है, जिसके अंदर आपका कलर देने के लिए अपन कलर प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, लेफ्ट में लाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपन टेक्स्ट अलाइन यूज में लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड लोअर केस के लिए मैं यूज में लेता हूँ। उसी तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइलिंग करना है तो पर्टिकुलर फ़ॉन्ट के लिए मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है। फ़ॉन्ट फैमिली मतलब किस तरीके, कौन सी डिजाइनिंग का फ़ॉन्ट होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, कैलिबरी होना चाहिए, कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए, वो आप प्रोवाइड कराते हो फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू। फ़ॉन्ट साइज, वो फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, वो आपका फ़ॉन्ट साइज प्रोवाइड कर। फ़ॉन्ट का वेट मतलब बोल्ड होना चाहिए, बोल्डर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो ये प्रोवाइड कराता है। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर उसका इटैलिक मतलब टेढ़ा वगैरह जो शो होता है, अंडरलाइन वगैरह जो होती है, उसके लिए अपन फ़ॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड कराते हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं यूज़ में लेता हूँ बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले आता है बैकग्राउंड, मेरे को केवल कलर दिखाना है, देन मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ में लेता हूँ। जो भी कलर का कोड होगा, कलर के कोड अपन 3 तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं, एक तो RGB और एक हेक्साडेसिमल के थ्रू, और एक होता कलर का नेम, ठीक है, कलर के नेम के थ्रू भी मैं इसको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये कलर के अपन प्रोवाइड करा सकते हैं यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को। बाद में तो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के अंदर मेरे को URL देना पड़ता है जो इमेज मेरे को शो करनी है। रिपीट के अंदर 3 चीज़ें होती है, एक्स रिपीट, वाई रिपीट एंड रिपीट ऑल, मतलब एक्स और वाई दोनों को रिपीट करेगा, और एक होता है नो रिपीट। ये 4 चीज़ें इसके अंदर यूज में ले जाता है कि जैसे इमेज को छोटी इमेज है तो मेरी छोटी इमेज इधर रिपीट करनी है, देन मैं एक्स रिपीट, इधर रिपीट करनी है देन वाई रिपीट, और दोनों साइड से रिपीट करनी है देन रिपीट, और नो रिपीट करने मतलब केवल इतने ही पोर्शन के अंदर शो होगी, वो छोटी सी इमेज वाकई नहीं होगी। इसके अंदर बैकग्राउंड का कवर, बहुत सारी चीज़ें यूज में, बैकग्राउंड साइज, बहुत सारी चीज़ें यूज में ली जाती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे कि अपना शॉर्ट वीडियो 1 शॉट क्लास है तो इसमें केवल अपन नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं लिंकिंग। लिंकिंग के लिए अपन ने क्या यूज मिलता है, ए टैग यूज में लेते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग अगर जैसे ही आपका आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, जैसे कुछ लिखा हुआ है क्लिक ही है, इस तरीके से कोई लिंकिंग डाल रखी है, तो इसका जो कलर होगा वो ए लिंक के थ्रू अपन प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी ने उसके ऊपर क्लिक कर दिया उसके बाद उसका कलर चेंज करना है, देन विजिटेड के थ्रू करेंगे। माउस ले जाने पे जो कलर चेंज होता है वो होवर के थ्रू करेंगे। किसी ने क्लिक करने पे जो कलर चेंज हो रहा है वो अपन एक्टिव के थ्रू करेंगे। ये सारी कहलाते हैं आपकी लिंकिंग के थ्रू। ऐसे लिस्टिंग, लिस्ट स्टाइल के लिए लिस्ट के टाइप्स वगैरह चेंज करने हैं आपको, स्क्वायर के अंदर करना है या फिर बुलेट्स के अंदर करना है, कौन सा लिस्ट टाइप करना है आपको, नंबरिंग में करना है, कौन सा करना है, वो सारा आप लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर आप यूज में ले सकते हो। ऐसे टेबल के लिए बॉर्डर कॉल स्पेस, बॉर्डर पेडिंग, इनके लिए आप यूज में लेते हो। और कॉल स्पान, कॉलम को मर्ज करने के लिए रो स्पान, ये थोड़ा सा उसके अंदर बताना था मेरे को, ये दोनों भी यूज में ली जाती है। जैसे कॉलम है, 2 कॉलम है, इन कॉलम को मेरे को मर्ज करना है, देन मैं क्या करूँगा, आपका कॉल स्पान यूज में लूँगा। रो को मर्ज करने के लिए मैं रो स्पान यूज में लूँगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज में आती है। CSS पोजिशनिंग मतलब जो कंटेंट है वो कहाँ पे आपका शो होना चाहिए उसके लिए आपका शो होता है। स्टैटिक होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी, ये आपके इसके अंदर CSS पोजिशनिंग के अंदर यूज में आता है। CSS फ्लेक्स बॉक्स की बात करूं तो जो ये ग्रिड लेआउट होते हैं, मतलब मल्टीपल जो ड्यूज होते हैं, मल्टीपल ड्यू को अरेंज करने के लिए गैलरी वगैरह फॉर्मेट के अंदर अपन इसको यूज में लेते हैं। जो CSS फ्लेक्स बॉक्स होता है, फ्लेक्स बॉक्स सिंपली क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, केवल एक साइड ही यूज में आएगा। या तो आप रो वाइज यूज में ले लीजिए या फिर इसको कॉलम वाइज आप इसको यूज में ले सकते हैं।
इस तरीके से आप इसको यूज़ में लेते हैं। देन आपका क्या यूज़ में आता है, फ्लेक्स बॉक्स। इसमें क्या डायरेक्शंस प्रोवाइड कराई जाती है। सीएसएस ग्रिड क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है। इसको आप रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये आपका सीएसएस ग्रिड लेआउट में कहलाता है। दोनों के अंदर डिफरेंस देखें तो ये होता है 1 डायमेंशनल और ये होता है आपका 2 डायमेंशनल। ऐसे ये कंटेंट बेस्ड होता है और ये लेआउट बेस्ड होता है। बाद में अपन बात करते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की। तो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जो सब डिवाइसेस के ऊपर सपोर्टेबल हो। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग हो, टैबलेट है तो टैबलेट के अकॉर्डिंग हो, आपका डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग हो। सब की साइजेस क्या अलग अलग होती है। तो उनके थ्रू अपन मीडिया क्वेरी बनाते हैं। तो मीडिया क्वेरी के लिए अपन ने क्या यूज़ में लिया, @मीडिया अगर अपन लिखते हैं तो वहाँ पे मीडिया क्वेरी अपन यूज़ में ले रहे हैं। उसकी मैक्सिमम विड्थ, जिसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल तक हो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, पिक्सल आना चाहिए बॉडी का। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम मिन विड्थ भी होती है, मिनिमम विड्थ जिसकी इतनी हो उसका कलर ये होना चाहिए। इस तरीके से मीडिया क्वेरीज यूज में ली जाती है। अगर 5 डिवाइसेस के लिए अलग अलग साइज है तो 5 मीडिया क्वेरी अपन को बनानी पड़ती है। थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है मीडिया क्वेरीज के थ्रू। रेस्पॉन्सिव इमेजेस यूज में लेनी पड़ती है, फ्लेक्सिबल लेआउट्स वगैरह यूज में लेनी पड़ती है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सब अपने पास एक नई टेक्निक आई थी जिसका नाम अपने रखा बूट स्टेप। तो बूट स्टेप एक सीएसएस फ्रेमवर्क है। मतलब सीएसएस जो भी अपन ने पढ़ रहे हैं, सारी सीएसएस की जो क्लासेज है उन क्लासेस का एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना दिया गया, एक फ्रेमवर्क बना दिया गया जो कि आपका यूज में लिया गया बूट स्टेप के अंदर। बूट स्टेप उन क्लासेस को डायरेक्टली केवल आपको यूज में लेना है और उनको साथ में काम करना। हर चीज़ की क्लास बनी हुई है। तो ये क्या करता है, ग्रिड सिस्टम के अंदर वर्क करता है। पूरे जो डिस्प्ले होती है वो डिस्प्ले को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपको उसको 2 पार्ट में डिफाइन किया है तो 6-6 के पार्ट में आप 6-6 के ग्रिड में आप बना सकते हो। 4 में करना है तो 4-4 के पार्ट में आप उसको यूज में ले सकते हो। केवल 2 में लेना है, 6-6 हो गया। 3 में लेना, 3, 6, 9, 12, सॉरी 4-4 में 3 का होगा और 3-3 के में 4 का होगा। इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पहले से डिफाइन किए हुए हैं, केवल उनको यूज में लेना होता है। रेस्पॉन्सिव यूटिलिटीज लाइक डेंजर बटन, आपका टेबल, इमेज, सब कुछ अवेलेबल होता है। केवल जो क्लासेस होती है वो क्लासेस एलिमेंट्स के साथ में आपको प्रोवाइड करानी होती है। इसको अपन पूरा नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि बूट स्ट्रैप अपने आप के अंदर पूरा एक कोर्स है, पूरा एक अपने आप के अंदर टेक्नोलॉजी है जिसको हम अलग से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीएमएस। सीएमएस का पूरा नाम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सीएमएस क्या करता है कि ये भी एक क्या करता है, एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। ये अलाउ करता है यूज़र को कि जो भी वेबसाइट होती है, जो भी वेबसाइट कंटेंट होता है, उनको इजीली बनाने के लिए। अब क्या कहते हैं, आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा वर्डप्रेस पे जाइए, वर्डप्रेस की साइट पे से आप उसका मॉड्यूल है वो डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको सर्वर है, जो भी आपका जेम्प सर्वर है, उस पर आप इंस्टॉल कीजिए। आपका जो अपन बोल सकते हैं कि प्लग एंड प्ले की तरह ये वर्क करता है। आप केवल उसके अंदर इनपुट दीजिए, फाइल वगैरह, लोगो वगैरह जो भी लगाना है, जो भी कंटेंट है वो कंटेंट डालिए, वो यूजर के पास में रिप्रेजेंट होगा। उसके लिए आपका यूज में लिया जाता है सीएमएस। उसमें बहुत सारे आते हैं, वर्डप्रेस आता है, जूमला आता है, शॉपिफाई आता है, ठीक है, मेजेंडो आता है। बहुत सारे जो ये सॉफ्टवेयर्स है जो सीएमएस के थ्रू काम करते हैं। इनमें कोडिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली होते हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो वेबसाइट बनाने के अंदर 6 महीने लगते हैं, यहाँ पे अपन 2 दिन के अंदर वो वेबसाइट बना सकते हैं। इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सारी थीम्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है, प्लगइन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। वो हम सीएमएस के थ्रू वर्किंग करते हैं। ये था अपना सेकेंड यूनिट। अब अपन देखते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का अगर मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेटेड और इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज में ली जाती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है कि देखिए भाई, अपन HTML पढ़ा, आपने CSS पढ़ा, बूट स्टेप पढ़ा, वो सब देखा। बट अब उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अपन उसको डायनेमिकली अपन परफॉर्म कर सके। HTML ने अपन को बिल्डिंग बना के दी, CSS ने उसको कलर किया, उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी मेरे को अगर प्रोवाइड करानी है, देन मैं क्या यूज़ करूंगा, जावास्क्रिप्ट यूज़। मेरे को कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट अगर मेरे को एग्जीक्यूट करने हैं, लाइक मेरे को टू की टेबल है वो प्रिंट करनी है, इनपुट तो दे दिया मैंने HTML फॉर्म के थ्रू, बस उसको परफॉर्म कराना है, देन मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ में लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं। या क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट करती है, दैट मीन्स आपके ब्राउजर पर ही वर्क करेगी,
ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड है, इवेंट ड्रिवन है, मतलब बटन्स वगैरह के साथ में वर्क करती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी ब्राउजर पे किसी भी विंडोज़ पे चलाइए सब पे वर्क करती है। HTML और CSS के साथ में इसको यूज़ में ले सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो टाइप की है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। जो सर्वर पे चलती है लाइक PHP, ASP, JSP, वो सर्वर साइड है, और जो क्लाइंट मतलब यूजर के ब्राउजर पे वर्क करती है वो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। ये फास्टर एग्जीक्यूट करती है, आपका रिड्यूस करता है सर्वर के लोड को, और रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से ये यूज में ली जाती है। स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको कौन सा टैग यूज में लेना है? स्क्रिप्ट टैग आपको यहाँ पे यूज में लेना है। एक सेकेंड, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग आपको यूज में, स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये हेड सेक्शन के अंदर मेनली आपका यूज में लिया जाता है। हेड सेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट देखिए कुछ इसके अंदर आउटपुट के लिए होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक होता है राइट एलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, एक होता है डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वेब पेज, वेब पेज का बॉडी पार्ट, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है यहाँ पे। डॉट कंसोल डॉट लॉग, या अपन जो इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कंसोल डॉट लॉग। इस तरीके से अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन अगर लिख रहा हूँ तो ये मेरा वो प्रिंट करेगा जावास्क्रिप्ट के जो बॉडी सेक्शन है वहाँ पे हेलो वर्ड को ये प्रिंट करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट की। तो वेरिएबल्स जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं तीन तरीके से। VAR, एक तो होता है VAR के थ्रू वेरिएबल, इसका स्कोप जो होता है ग्लोबल स्कोप होते हैं, कहीं पे भी यूज में ले सकते हैं। लेट वाई का, और ये रीडिक्लेयर कर सकते हैं, इसको डिक्लेयर भी वापस भी कर सकते हैं अपन इसको, और इसका रीडिक्लेरेशन नहीं होता है। लेट से जो अपन बनाएंगे उसको अपन रीडिक्लेरेशन नहीं होता है। कॉन्स्ट के थ्रू ना तो रीडिक्लेरेशन होता है, और इसका जो स्कोप होता है ये आप वैल्यू चेंज नहीं होती है, फिक्स वैल्यू हो जाती है। कॉन्स्ट के थ्रू अपन कॉन्स्टेंट बनाते हैं, और इसका जो स्कोप होता है इसका भी स्कोप एक ब्लॉक लेवल पे होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही अपन यूज में लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया फंक्शन स्कोप है, ब्लॉक स्कोप और कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसका भी ब्लॉक लेवल पे ही अपन इसको यूज में ले सकते हैं। बाद में बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप से मैं पहले बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट की एक लूजली टाइप कपल्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप कपल्ड लैंग्वेज का मतलब है कि यहाँ पर जो डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक डेटा टाइप को ये कन्वर्ट करता है। दैट्स वाई इट इज लूजली टाइप कपल्ड लैंग्वेज। यहाँ पे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो नंबर जो 1 2 3 4 में के अंदर यूज में लेते हैं। स्ट्रिंग मतलब ए भी एक स्ट्रिंग है, और ABC अगर मैं कोई पूरा नाम लिख रहा हूँ तो भी वो भी क्या है, एक स्ट्रिंग है। बूलियन के अंदर ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर 0 या 1 के अंदर जो वैल्यू होती है वो यूज में ली जाती है। अनडिफाइंड का मतलब है मैंने लिख दिया VARX, और x को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो इसमें कोई वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल आता है। नल वैल्यू होती है कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर मैं VAR नल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आएगा, अब नल वैल्यू आएगी। इस तरीके से मैं यूज में लेता हूँ। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो यूजर क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट और अरे। ऑपरेटर जस्ट लाइक एज अ सिंबल, जो सिंबल्स के लिए यूज में लिए जाते हैं वो आपके ऑपरेटर कहलाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो रिलेशंस को कैलकुलेट करते हैं। अर्थमेटिक जो होते हैं वो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को यूज में लेने के लिए यूज में दी। इट्स जस्ट लाइक ए सिंबल, एक सिंबल होते हैं, वो सिंबल आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। असाइनमेंट जो राइट टू लेफ्ट को वैल्यू को असाइन करते हैं उसके लिए अपन यूज में लेते हैं। और भी बहुत से बूलियन होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रिलेशनल होते हैं, बिटवाइज होते हैं, बिट्स में कन्वर्ट करके जिनको यूज में लिया जाता है। बाद में अपन बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कंट्रोल स्ट्रक्चर में इट यूज टू कंट्रोल प्रोग्रामिंग फ्लो। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे इफ अपन यूज में लेते हैं। इफ के अंदर कोई कंडीशन अगर मैं दे रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट वर्क करेगा, इसके लिए मैं यूज में लेता हूँ। इसी के इफ हो गया, इफ एल्स हो गया। अगर इफ कंडीशन वर्क नहीं कर रही है तो ये तो ट्रू पे वर्क कर रही है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक वर्क करेगा। इसी की तरह आपका स्विच होता है, स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस प्रोवाइड कराता हूँ, एक केस देता हूँ, वो केस मल्टीपल केस से मैच करेगा। अगर मैच हुआ तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट केस है उसको प्रिंट करके छोड़ देगा। ऐसे लूपिंग स्टेटमेंट्स है। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर फॉर, वाइल और डू वाइल में यूज में लेता हूँ। अगर मेरे को कंडीशन पता है तो अब मैं क्या यूज में लेता हूँ, फॉर। अगर मेरे को कंडीशन ये पता है कि ट्रू है तब तक चलानी है, देन मैं वाइल यूज में लेता हूँ। अगर एटलीस्ट कंडीशन एक बार भी फॉल्स है तब मेरे को यूज में लेना है, देन मैं डू वाइल यूज में लेता हूँ। इसी के साथ में एक फॉर इन और एक फॉर ऑफ होता है।
फॉर इन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं, और फॉर ऑफ जो अरे और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है उनको प्रिंट करने के लिए मैं यूज में लेता हूँ। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस किसी भी रीयूजेबल कोड को बार बार, जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या यूज में लेता हूँ? यहाँ पे फंक्शंस को यूज में ले रहा हूँ। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन के बाद में उसका फंक्शन का नेम और पैरामीटर वैल्यू लिखूंगा, उसको यूज में ले सकते हैं। फंक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो पैरामीटर फंक्शन है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंटेड होता है, और एक डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है, एक रिटर्न फंक्शन होता है, एक होता है नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, सिंपल प्रिंट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। स्कोप ऑफ रूल्स, मतलब बहुत सारे स्कोप है वेरिएबल, मतलब इनके स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि इसको प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज में सके वेरिएबल को, वो ग्लोबल स्कोप है। लोकल स्कोप का मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी पर्टिकुलर फोर के बॉडी के अंदर, अगर लूप की बॉडी के अंदर अपन यूज में ले रहे हैं, दैट इज लोकल स्कोप। पॉपअप बॉक्सेस जो होते हैं, पॉपअप बॉक्सेस विंडो के ऊपर एडिशनली बॉक्सेस को अगर आप शो करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पॉपअप बॉक्स यूज में लेते हैं। अलर्ट कोई वार्निंग वगैरह आपको देनी है, देन आप क्या यूज में लेते हो? यहाँ पे अलर्ट। इसमें केवल ओके होता है। कन्फर्म के अंदर आप कोई गलती से अगर आप कोई वैल्यू डिलीट ना हो जाए, उसके लिए कन्फर्मेशन यूज में लेना चाहते हो, देन यूज में लेता है कन्फर्म। डिलीट या ओके या कैंसिल इसके अंदर आते हैं, ओके और कैंसिल आते हैं। ठीक है, ओके तो क्या होता है इसमें? ट्रू, और कैंसिल क्या होता है? फॉल्स। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट कोई वैल्यू को इनपुट लेने के लिए अपन यहाँ पे यूज में लेते हैं। कोई भी वैल्यू होगी उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनपुट लेने के लिए, बॉक्स के थ्रू इनपुट लेने के लिए अपन यूज में लेते हैं। यहीं पे आपके इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स के अंदर मोस्टली कॉमन इवेंट है ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन माउस होवर, ऑन चेंज। इनके थ्रू अगर आप यूज में ले रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी HTML को अपन एक्सेस करना चाह रहे हैं, तब अपन क्या यूज में लेते हैं? ऑन क्लिक इवेंट हो गया, और यहाँ पे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर, क्लिक करने पे, इस बटन के ऊपर क्लिक करने पर माई फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। देन आपका इवेंट हैंडलिंग कहलाती है ये चीज़। ऑन माउस ओवर, माउस को उसके ऊपर ले जाने पे इवेंट हैंडलिंग हो रही है। एरे की बात करूँ तो एरे क्या होता है? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मैं यूज में लेता हूँ एरे को। जैसे इसके लिए मैं क्या लेगा? ARR और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज में लूंगा, और कोमा के थ्रू वैल्यूज को सेपरेट कर दूंगा। ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट जो होता है मेरा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यूज होती है, की वैल्यू पेयर को मैं यूज में लेता हूँ। इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स को मैं यूज में लूंगा। ये मेरी की होती है, ये इसकी वैल्यू है। की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए मैं कॉलन यहाँ पे यूज में लेता हूँ। प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स की बात करूँ, प्रोग्राम मॉड्यूल्स मल्टीपल पार्ट्स में प्रोग्राम को तोड़ने के लिए, डिवाइड करने के लिए मैंने क्या यूज में लिया हूँ? प्रोग्राम मॉड्यूल्स यूज में लेता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मॉडल विंडोज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और स्क्रीन ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इन तरीके से अपन ब्राउजर के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें यूज में आता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है DOM। डॉम का मतलब होता है कि HTML के जितने भी एलिमेंट है उनको एज ए ऑब्जेक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो, देन आप क्या करते हो? ये यूज में। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बॉडी पार्ट, उसके गेट एलिमेंट बाय ID, वहाँ पे कोई ID है, उसका नाम है ID1, उसको उठाओ और उसके इनर HTML में क्या लिखो? हेलो। ये डायनेमिकली कंटेंट को अपडेट करने के लिए, इंटरेक्टिव पेजेस को बनाने के लिए अपन यूज में लेते हैं। बहुत सारे होते हैं ये, अब यहाँ पे अपन इतना नहीं देख पाएंगे। इट इज जस्ट लाइक ए वन शॉट क्लास, इट प्रोवाइड यू ओनली ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जावास्क्रिप्ट। इंटरेक्टिव फॉर्म्स की बात करूँ तो इंटरेक्टिव फॉर्म्स मतलब कि HTML के अंदर ऐसे फॉर्म्स, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐसे फॉर्म्स अपन बनाते हैं जो फॉर्म एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो, फॉर्म्स की वैल्यू को वैलिडेट करने के लिए, इनके लिए यूज में ले रही हूँ। फॉर्म वैलिडेशन की मैं बात करूँ, फॉर्म वैलिडेशन मतलब कोई भी वैल्यू करेक्ट गई है या नहीं गई है, सबमिशन से पहले उसको चेक करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड लेंथ चेक, पैटर्न के थ्रू, इनके थ्रू अपन चेक करते हैं। जैसे इफ लिखा, इफ के अंदर नेम अगर दोनों ब्लैंक है, नेम ब्लैंक है, देन यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आपके पास नेम रिक्वायर्ड। इस तरीके से अपन फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। कुकीज, जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल फाइल्स होती है, वो सिस्टम के अंदर स्टोर कराने के लिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन कुकीज को यूज में लेते हैं। बनाने के लिए क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, यूजर नेम एडमिन, जहाँ पे यूजर नेम नाम से कुकी बन गई है, उसकी वैल्यू क्या है? एडमिन। ये इसकी एडमिन इसकी वैल्यू है। ये सेशन मैनेजमेंट के लिए, पर्सनलाइजेशन के लिए अपन यूज में लेते हैं। लास्ट में होता है कंट्रोलिंग फ्रेम। अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू फ्रेम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल विंडोज को, फ्रेम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के डिसएडवांटेज और सिक्योरिटी इश्यूज क्या है? ये क्लाइंट साइड में इसके आप कोड देख सकते हो।
आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसके कोड को आप चेक कर सकते हो, देन इट इज़ अ इशू। कोड कुकीज़ को आप चेंज कर सकते हो, कुकीज़ के थर्ड पार्टी यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है, फॉर्म के डेटा को एक्सपोज कर सकता है, हिडन फॉर्म वगैरह को आप चेक कर सकते हो, इसके लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इसी के साथ में आपका जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर जावास्क्रिप्ट, ये था आपका इंटरनेट, HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, इसका एक वन शॉट क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है आपके साथ। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।